कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है जिससे लगातार सवाल पूछे जाते हैं। वो टॉपिक है हमारा कौन सा, सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस। कई बार पूछा जाता है ये क्या है, इसके ज़रिए क्या हुआ था और इसके क्या लाभ थे, क्या हानि आती, इसके बारे में कई बार सवाल पूछे जाते हैं। पहले बात करते हैं, बंगाल के गवर्नर थे हमारे लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली। इन्होंने भारत में सहायक संधि प्रणाली को बड़े तौर पे लागू किया था। तो सहायक संधि की बात करें तो भारत में सहायक संधि सबसे बड़े स्तर पर किसने लागू की थी, तो हमारे लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली थे। बात करें सहायक संधि की, तो जिस रियासत के साथ सहायक संधि की जाती थी उसकी रक्षा का भार किसके पास आ जाता था, अंग्रेजों के पास। अंग्रेज क्या करते थे, उसकी रक्षा का भार अपने पास ले लेते थे जिस रियासत से वो सहायक संधि करते थे। और इसके बदले में क्या होता था, बड़ी रियासतें तो अंग्रेजों को भूमि देती थी और छोटी रियासतें अंग्रेजों को क्या देती थी, नगद में पैसे। तो आप इसको देख सकते हैं कि लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली ने इसको भारत में सबसे बड़े स्तर पर लागू किया था। जिस रियासत के साथ ये की जाती थी तो इसमें बड़ी रियासतों से तो भूमि मिलती थी और छोटे रियासतों से अंग्रेजों को क्या मिलता था, नगदी धन। और इसके बदले में अंग्रेज क्या करते थे, उनकी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लेते थे। देशी रियासतों को अपने विदेशी मामले अंग्रेजों को सौंपने पड़ते थे। अर्थात यदि विदेशों में विदेशी कोई भी मामला होता था, संधि करनी होती थी, तो ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते थे, अंग्रेजों के द्वारा ही किए जाते थे। रियासत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि रहता था जिसे रेजिडेंट कहते थे। अर्थात जिस रियासत के साथ सहायक संधि की जाती थी उस रियासत के अंदर अंग्रेजों का एक आदमी रहता था जिसे प्रतिनिधि कहते थे, और वो क्या कहलाता था, रेजिडेंट। तो अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि उस रियासत में रहता था जो क्या कहलाता, रेजिडेंट कहलाता था। अब बात करें सहायक संधि करने के क्या कारण है। बात करें अंग्रेज, तो अंग्रेज क्या करते थे, नेपोलियन के आक्रमण का डर अंग्रेजों को हमेशा रहता था। अंग्रेजों को क्या रहता था, नेपोलियन फ्रांस से आगे निकल गया, अब यूरोप उसने जीत लिया, अब धीरे धीरे वह इंग्लैंड और दूसरे उपनिवेश हैं उन पे आक्रमण करेगा और उनको अपने पास ले लेगा। भारत में मराठों को छोड़ के कोई भी राजनीतिक शक्ति नहीं बची थी जो अंग्रेजों का संघर्ष कर सके, अंग्रेजों से लड़ाई कर सके। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय संगठन, रियासतों के संगठन बनाने का भी डर था। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि अंग्रेजों के द्वारा भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया गया था। साथ ही साथ देखें तो और दूसरी छोटी छोटी रियासतें थी, उन रियासतों में भी ये तो साफ हो गया था कि अंग्रेजों से कोई भी रियासत लड़ाई नहीं कर सकती। थोड़ा बहुत यदि कोई संघर्ष कर सकता है तो हमारे मराठे थे, इसके अलावा कोई भी संघर्ष नहीं कर सकता था। लेकिन अंग्रेजों को ये डर था कि जो छोटी छोटी रियासतें वो तो संघर्ष नहीं कर सकती, लेकिन यदि वो साथ में एक साथ मिल जाएगी तो अंग्रेजों के लिए खतरा साबित हो सकती है। और ऐसा ही हमारे 1857 की क्रांति में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या अपने सैनिक आधार को भी बढ़ाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वह जो रियासतें थी जिनके सेना और रक्षा का भार अपने ऊपर लेती थी, वहाँ पे क्या एक छोटी सैनिक टुकड़ी तैयार करके वहाँ रखती थी। तो अंग्रेज क्या चाहते थे, अपने सैनिक आधार को बढ़ाना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या एक राजनीतिक शक्ति थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि वह स्थायी रूप से यहाँ शासन करे। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी, तो वो चाहते थे अब उनको स्थायी रूप से रहना। तो वो नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी कहीं से भी विरोध करे। अब बात करें अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों ने किन किन रियासतों के साथ सहायक संधि की, परीक्षा में आ जाता है। तो हैदराबाद के साथ 1799 में, मैसूर रियासत के साथ 1800 में, तंजौर रियासत के साथ 1800 में, अवध के साथ 1801 में और पेशवा के साथ 1802 में बसीन की संधि के साथ सहायक संधि की जाती है। तो हमने रियासतें देखी जिनके साथ सहायक संधियाँ की। अब सहायक संधि करने से कंपनी को क्या फायदा होता है उसके बारे में बात करें। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना साम्राज्य बढ़ाने में मदद मिली इससे। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना साम्राज्य बढ़ाने में इससे मदद मिली? क्यों? क्योंकि रियासतों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को संप्रभु क्षेत्र दिया जाता था। बड़ी बड़ी रियासतें अंग्रेजों को क्या देती थी, संप्रभु क्षेत्र देती थी, अर्थात जिसमें केवल जो अंग्रेज है वही राजस्व वसूल करेंगे। भारतीय खर्चे पर अंग्रेजों के द्वारा एक बड़ी सेना तैयार कर ली गई। इसी के कारण क्या जो रियासतें थी उन्हीं के खर्चों पर क्या अंग्रेजों ने अपनी एक बहुत बड़ी सेना तैयार की। सामरिक महत्व के जो सभी स्थान थे, क्या जितने भी इम्पोर्टेंट स्थान थे देश के, वो सभी के सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में हो गए या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन पर कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय रियासतों के संगठन बनाने का डर भी समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि रियासतों के विदेशी मामले अब किसके पास आ चुके थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास।
ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रांसीसियों का भय भी समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछे बिना किसी भी विदेशी को सेवा में नहीं रखा जा सकता था। अर्थात जो भी रियासतें अंग्रेजों के साथ संधियाँ कर रखी थी, वो रियासतें किसी भी विदेशी व्यक्ति को अपनी रियासत में सेवा पर नहीं रख सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी सभी भारतीय रियासतों के अपने आपसी विवादों के मध्यस्थ बन गई। अर्थात देशी रियासतों में यदि कोई विवाद होता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी उन विवादों को सुलझाने का कार्य करती थी। रेजिडेंट क्या करता था? रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था, हर बात का ध्यान रखता था। यदि वह खिलाफत करती थी या विरोध करती थी तो इसकी सूचना अंग्रेजों को दे दिया करता था। बात करें युद्ध क्षेत्रों को ईस्ट इंडिया कंपनी क्षेत्रों से दूर कर दिया गया। ऐसी मतलब ये बफर जोन का निर्माण किया गया कि जैसे मान लो कि कलकत्ता, बंगाल और मद्रास है, ठीक है, तो कंपनी के इन क्षेत्रों को दूर कर दिया गया इससे, ताकि ये यदि कोई युद्ध भी करे तो दूर दूर ही रहे। बात करें भारतीय रियासतों को सहायक संधियों से क्या क्या नुकसान हुआ उसके बारे में बात करें तो भारतीय राजाओं ने अपनी स्वतंत्रता बेची और सुरक्षा खरीदी। अर्थात अब वो आज़ाद नहीं रहे, अपने जो डिसीजन है वह खुद नहीं कर पाते थे और इस तरह उन्होंने अपनी स्वतंत्रता बेची और क्या खरीद ली? सुरक्षा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अनेक अयोग्य शासकों को संरक्षण दिया गया। क्यों? क्योंकि कई बार क्या राजाओं को पेंशन दी जाती थी और पेंशन के कारण जो अयोग्य शासक थे वह विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, जिसके कारण जनता का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ। राजाओं की विलासितापूर्ण जीवन शैली में वृद्धि हुई। रियासतों में सत्ता के दो केंद्र हो गए, एक तो राजा बन गया और एक रेजिडेंट बन गया। राजा के द्वारा विलासितापूर्ण जीवन जिया जाता था, रेजिडेंट लगभग वास्तविक शासक की तरह कार्य करता था। बात करें आगे, रेजिडेंट आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी करता था। राजा जो भी निर्णय लेता था वह नॉर्मली रेजिडेंट से पूछकर ही लिया जाता था। कई भारतीय राजा आर्थिक दिवालिया हो गए। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाने वाला धन बहुत ज़्यादा होता था। यदि आपने लगान मूवी देखी हो तो लगान मूवी में जो आमिर खान है, आमिर खान के ऊपर तिगुला लगान की बात कही जाती है तो वह राजा जी के पास जाते हैं तो राजा जी कहते हैं अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो तुम्हें देना ही होगा, हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। तो वो स्थिति यदि आप याद करते हैं लगान मूवी के अंदर, जो यूट्यूब पे भी आपको सीन देखने को मिल जाएगा, तो उसमें राजा क्या होते थे? मजबूर हुआ करते थे। क्या होते थे? मजबूर होते थे। वो कभी भी जनता का मतलब जो लगान है वो ना तो कम कर सकते थे ना ही उनको माफ़ कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये सब क्या उनको अंग्रेज़ों से पूछ के ही करना पड़ता था। और इस हर बात के अंदर क्या है कि जो लगान है ये सब रेजिडेंट से पूछ के किया जाता था, जो मना कर दिया करते थे। जब राजाओं ने भू राजस्व बढ़ाने की कोशिश की तो किसानों ने विद्रोह किया। क्यों? क्योंकि जब राजा भू राजस्व बढ़ाता था तो यह अंग्रेजों के द्वारा ही बढ़ाया जाता था, लेकिन जो रेजिडेंट किसान थे वो समझ नहीं पाते थे और इससे क्या उनका शोषण बढ़ता ही जा रहा था। तो इस तरह हमने सहायक संधि के बारे में जाना, राजाओं को क्या फ़ायदा हुआ, राजाओं को क्या नुकसान हुआ, अंग्रेजों को क्या फ़ायदा हुआ, इसके बारे में जाना। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।